जी सर बोलिए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, प्रोलैप्स से रिलेटेड है सर। एक जी पेशेंट है, 42 इयर्स एज है, सेकंड विद प्रेजेंट करती है लम्प कमिंग आउट ऑफ वजाइना। मींस जब मैंने एग्जामिन वगैरह किया तो सर सेकंड डिग्री उसका यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स था अलोंग विद माइल्ड सिस्टोसील एंड रेक्टोसील। जी लेकिन सर उसके साथ ना उसका जो स्कैन था उस पे सर सिंपल सिस्ट आई हुई थी, 2 to 3 सेंटीमीटर की थी, सिंपल ओवेरियन यूनि, मतलब एक साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे। सर जी। मेरा प्लान इसका यही था कि इसकी मैंने वजाइनल हिस्टेक्टमी करनी है और साथ में इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर करनी है। तो उसकी पैरिटी क्या, एक मिनट जाजबा, उसकी पैरिटी क्या थी? सर शी इज पैरा फॉर अबॉर्शन, 0 ऑल एसवीडीज। चलो ठीक हो गया। यू हैड प्लान बिकॉज ही इज पैरा 442 जी वजाइन सर। सेक्शन रिपेयर करेगी। जी ठीक हो सर। गया। हाँ जी। जी सर, मैं कंफ्यूज थी सिर्फ ओवरीज को लेकर, क्योंकि सर ओवरीज में वो एक सिस्ट है। अब मैं अगर उसको छोड़ती हूँ तो, क्योंकि है तो वो सिंपल सिस्ट, लेकिन बाद में मुझे दोबारा सेकंड सर्जरी ना करनी पड़े, तो सर वजाइनल में हम कर तो सकते हैं इसकी ओवरीज रिमूव, लेकिन सर वो मैंने कभी देखी नहीं कि इस तरह वजाइनल करते हुए किसी ने ओवरीज निकाली हो अपने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। आपके पास इस जी तरह सर। की सिचुएशन में बड़ा आसान जवाब तो ये है कि आप ये कहेंगे कि यही सारी फाइंडिंग है विद लेफ्ट राइट पे सिस्ट है 2 by 3 सेंटीमीटर्स। जी सर। This is most likely a functional cyst, जी सर। and for this one need not do any surgery. जी सर। However, I can prescribe OCP for 3 months, ठीक है सर। and after that do follow up ultrasound TVS से जो भी है उसमें अगर ये फंक्शनल है गायब हो जाएगी, ठीक है सर। and then I'll do vaginectomy repair. I think this is the safest route for you. ठीक है अगर सर। आप कहेंगे कि जो आपने कहा शायद कहा हो कि चूंकि सिस्टम है इसकी, आई डोंट वांट हर टू हैव सेकंड सर्जरी, तो उसी में इसकी लेफ्ट ओफ्रेक्टमी भी करूंगी और वजाइनेक्टमी रिपेयर करें, तो उसमें थोड़ा सा वो हो सकता है कि ये तो बिना इंसिस्ट है, फिर आपको एग्जामिनर खाम खा उस जोन में ले जाता है कि आप बिनाइन कंडीशन के लिए एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कर रहे हैं, तो एज 42, लेट्स मेक इट एज है 55, तो उसके मेनोपॉज होने वाली है, क्या उसकी ओवरीज निकाल देगी विच लुक हेल्दी? वो एक लंबी डिस्कशन है, ना उसके हक में फाइनल है कोई फैसला, ना उसके खिलाफ है फाइनल, लेकिन आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा। तो जी इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ डेफिनेटिव सर्जरी के अलावा कोई और चीज़ भी है, लाइक गॉल स्टोन्स निकल आते हैं उसके, लाइक किडनी में स्टोन निकल आता है, लाइक कुछ और निकल आता है, तो आप कहिए कि जी ये यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स शी हैड इट फॉर मेनी इयर्स, इट देयर इज नो इमरजेंसी अबाउट इट, मैं इसको पेस्ट्री से ट्रीट कर लूँगी, और जब तक लैब पोली हो जाएगी, जब तक रीनल एथेसिस का इलाज हो जाएगा अल्ट्रासाउंड से या किसी से, फिर उसके बाद मैं इसकी ये जो डेफिनेटिव सर्जरी आपने बताई है वो करूँ, ताकि यू आर प्लेइंग सेफ। इसमें कोई आपको कुछ नहीं कह सकता कि इसका 3 महीने यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स का ऑपरेशन पोस्टपोन किया तो वो ये हो जाए, उसको कुछ नहीं होगा, खास तौर पर जब आप ऑल्टरनेट पेस्ट्री का ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं उसको। जी सर। सर बस मेरा यही थोड़ी मुझे कंफ्यूजन थी कि वो, क्योंकि ओसीपीज का एज सच इतनी छोटी सिस्ट पे तो कोई रोल नहीं नहीं, बताते हैं। पर ये ओसीपी मैं तब कह रहा हूँ कि उसको तो विदाउट ओसीपी भी छोड़ दें महीना 2 महीने के लिए, जी फंक्शन से 40। गायब हो जाती है। जी सर। हाँ, सर लेकिन मुझे, एक मिनट, तो जी ओसीपी के देने से एफएसएच वगैरह सप्रेस हो जाता है, तो इसलिए उसका चांसेस ऑफ फंक्शनल डिसअपीयरिंग आर मोर। ठीक है सर। सर ठीक मैं है। आ गई हूँ, आज की मैं प्रेजेंटर हूँ, सारा मुकर्रम डॉक्टर। सारा आ सर गई एक आप? क्वेश्चन जी जी सर एक डॉक्टर। क्वेश्चन है
और एक और डॉक्टर सवाल मुझे ले लें। एक्चुअली मेरे बच्ची को स्कूल के लिए ड्राइव करके जाना है डॉक्टर। मैं आई वांट कि आप क्वेश्चंस बाद में ले लें ताकि मैं एटलीस्ट हमारा डिस्कशन हो जाए। काइंडली डॉक्टर एक फेवर है, मुझे ओके हाँ, ओके 30 ठीक है 25 ठीक पे निकलना है। तो जी थैंक यू so much. ये Doctor, तो I'm बड़ी starting with my history. 31 years old, Mrs. Saima, wife of Iqbal, resident of Sarjani town, who is a metric pass, married since 12 years, para 3 plus 0. जी डॉक्टर स्टार्ट करूँ? 31 आपको स्टार्ट करिए इतनी वापस। जल्दी थी तो फिर आना ही किस लिए था बाबा, मेरी नहीं बात भी डॉक्टर एक्चुअली मैंने कहा अब आपने स्टार्ट कर रहे हैं तो कर दी थी। मैं रिकॉर्डिंग नहीं वेट किया था, सॉरी डॉक्टर, आई तो, एडमिट इट। नहीं 31 नहीं years old, Mrs. तो Saima. मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आपको जल्दी है तो मैं आपके पेशेंट की समरी ले लेता हूँ, उसके बाद आप चले जाइए, हम डिस्कशन अरे कर नहीं लेंगे। डॉक्टर अभी तो है ना, टाइम है, उसको हम कर लेंगे। मुझे 10:20 पे एक्चुअली निकलना है, तो मैंने कहा था जो लोग क्वेश्चंस करें ना वो बाद में पूछ लें ताकि हम अपना केस पहले कर लें ना, इसलिए दैट वाज माय इंटरप्शन। आज तो आपकी बात मैंने मान ली, आइंदा मैं ऐसी बात नहीं मानूंगा। अगर आपको जल्दी है तो फिर आप प्रेजेंटर ना बने, आप वैसे जितना चाहे अटेंड कर ले। आप 10 मिनट बाद भी छोड़ के जा सकती हैं, घंटे बाद भी छोड़ के जा सकती हैं। नहीं चलें। डॉक्टर, आई वांट टू कंटिन्यू, सॉरी डॉक्टर। इज 31 गोइंग। years old, Mrs. Saima, wife of Iqbal, resident of Sarjani town, who's a metric pass, married since 12 years, is para 3 plus 0, previous all SVDs, last born 3 years back, having LMP on 10th of August, presented with the complaint of heavy menstrual bleeding from the last 5 months. According to the patient, she was in usual state of health 5 months back. Then gradually she started experiencing heavy menstrual bleeding. She used to bleed regularly for 4 days and used 5 to 6 pads per day, which were completely soaked along with the passage of clots. Sometimes she also had flooding and soaked her shalwar as well. There was no interventional bleeding and postcoital bleeding or pain during the cycles. There is no history of pain during the intercourse. Her quality of life has been disturbed and was not able to carry out her household work due to the easy fatigability, although there was no shortness of breath or history of bleeding from any other orifices. For this एक complaint, आप अपना माइक अपने करीब रखिए, क्योंकि कभी आपकी आवाज ऊंची हो जाती है, कभी नीचे होती है। अच्छा प्लीज। जी डॉक्टर, अब सही है आवाज? जी आप सही है। जी सॉरी डॉक्टर। तो मैं आपके पास थी कि आपने कहाँ तक सुना है डॉक्टर, मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर दूं? नहीं नहीं, आवाज डिक्रीज करने की सही जरूरत है, नहीं है, उसको ओके। सेट फॉर माइक। दिस कम जी डॉक्टर, for this complaint, she visited civil hospital where some scans and investigations were done and was initially prescribed capsule transamine and NSAIDs. Her blood report showed that the doctor told the patient that from her blood reports, hemoglobin has been decreased and it's around 6. So she was advised for admission, and 4 PCVs were transfused 3 months back. And ultrasound was as the ultrasound was done, she was told that she has got some tumor of the uterus and she has been advised surgery. And then she was as there were no covid, because of the covid the lists were not happening, so she was kept on medical treatment for 3 months, and now she has come for the definitive surgery and she has been planned for myomectomy currently. Previously, her cycles were normal. She used to bleed for 4 to 5 days, and she used only 2 to 3 pads per day. There was no pain during the cycles. There's no discharge. Her age of menarche is 13 years. No history of contraception and no history of any pap smear performed. Now I'll come on the ops history. She's married since 12 years, para 3 plus 0, previous all STDs, all alive issues. There's no history of intrapartum, antepartum, or postpartum complication. All children are breastfed and vaccinated. And there's no history of PPH in any of the pregnancies, in and out the deliveries. I'll come on the past medical history. There's no history of any hypertension or diabetes, and she has been transfused for PCV last 3 months back. Surgical history is not significant. In the family history, there's no history of any bleeding disorders. There's no history of hypertension or diabetes. No history of fibroids or any kind of tumors in the family, that is a breast or ovaries.
and Ernie Colon. In the personal history, she's not habitual to pan, gutka, and chalia, and she lives in a rented house, and there's only a single earner, and जो है, she is able to meet her necessity with difficulties, and she has no drug allergies. She has been transfused for PCV's blood, as has been discussed. Now, the general physical examination. A young lady of average height and build, sitting comfortably on bed, well oriented with time, space, and person. She is cooperative. Her height is 156 centimeter and weight is 60 kg, which makes her estimated body mass index of around 25 kilogram per meter square. Her blood pressure is 110 by 60, pulse is 82 beats per minute, and respiratory rate is 13 beats per minute. Pilar is positive, and there are no signs of jaundice, colonychia, clubbing, dehydration. No accessory lymph nodes are palpable. Thyroid is not enlarged. Both the breasts are of equal size and symmetry. Areola is of and areola brown. Areas are brown in color, light brown in color. There are no mass palpable in all the four quadrants of both the breasts, and axillary lymph nodes are not palpable on both the sides. Bilateral equivalent entry is present on both the apices of the lung. There are no arid sounds present, and apex speech is heard in the fifth intercostal space. S1 and S2 hard sounds are not audible. On on per abdomen examination, abdomen is moving equally with respiration. There are no scar mark or pigmentation present. Hernial orifices are intact. A mass hernia orifices are intact. On palpation, a midline mass of around 14 to 16 week size with is present. A midline mass is present with regular margins, firm in consistency. It is non-tender and has restricted mobility. The patient and there's no visceromegaly present. On perineal on inspection, there's no demonstrable stress incontinence. There's no, and vulva is estrogenized. And the patient did not allow me for the per speculum examination. So on the biomanual examination, a mass of around cervix seems to be a mass of around 14 to 16 week size is felt, which is firm, restricted mobility. It is non-tender, and it is not felt separate from the uterus. Both the fornices are clear. Cervix seems to be central. मैं पहले बताना भूल गई थी डॉक्टर. उसके बाद there is no bleeding, or discharge present. Good. Finish. Yes, doctor, finished. इसकी brief summary बता दीजिए. Summary बताती हूँ जी. 31 years old, para 3+0, previous all SVDs, last born 3 years back, currently present with a complaint of heavy menstrual bleeding from 5 months. She has a history of blood transfusion. She was transfused 4 PCVs 3 months back, and currently her HB is 9.6 gram per deciliter. She has been given some medical treatment for the symptomatic relief because the surgery was not planned that time, and now currently she has been admitted for the definitive treatment, that is in the form of myomectomy. And her ultrasound shows, डॉक्टर मैं अल्ट्रासाउंड ही बता दूँ साथ में. ठीक. जी मैं आपको अल्ट्रासाउंड नहीं सुन पा रही हूँ. अल्ट्रासाउंड में है कोई और डिटेल बताइए. नहीं डॉक्टर, मुझे तो कुछ और सिग्निफिकेंट. हाँ सॉरी, मैंने मैथ्स नहीं बताया. अ मैथ्स ऑफ ऑन पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन, अ मैथ्स ऑफ अराउंड 14 to 16 week size, which is midline mass, restricted mobility, firm in consistency, and regular margin, and it is non-tender. And the same has been found in the biomen examination. There is no bleeding or no discharge present. Now I have ended up with my examination, and Pilar is positive. इनका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो हुआ उसकी डॉक्टर स्कैन ऑफ जी. The scan of pelvis shows introverted enlarged bulky uterus measuring 16.1 into 11.6 into 11.6 into 12.3 centimeter. Hypoechoic area seen at the anterior part of the uterus measuring 10.1 into 9.8, pushing the endometrium posteriorly suggestive of intramural fibroid. Right ovary measures 3.2 into 1.9 centimeter. Left ovary 3.3 into 1.6 centimeter. There is no free fluid seen in the cul-de-sac. And impression में जो conclusion लिखा है उन्होंने anteverted enlarged bulky uterus और intramural fibroids. Good. तो
आपके ख्याल में ये जो सर्जरी इसकी प्लान की गई है, जी ये उसमें वो क्या करेगी? डॉक्टर देखिए अभी ये शी इज यंग, शी इज जस्ट 31 years old and she's para 3+0, so we have to conserve her uterus because the definitive treatment for such kind intramural fibroid is in the form of myomectomy. We cannot go for any other option, or as we have prolonged her surgery because the lists were not happening because of the COVID situation, so she was just given symptomatic control for the medical treatment as transamine and the Ponstan 4, and now she has been admitted for the myomectomy as we have no other options available. If you were the consultant in charge, you will agree with this, there is no other option available. Because doctor, like when we go by stepwise procedure, like for 3 months we can give the medical treatment, this non-hormonal treatment, like एक एक मिनट आहिस्ता चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब मुझे समझ आना चाहिए। तो what medical treatment could be given to her if you were the consultant? You said I could give her medical treatment. What medical treatment you would have given her? Doctor, as per the guidelines, we can start with the non-hormonal treatment, that is the capsule tranexamic acid. We can give up 500 milligram TDS along with this mefenamic acid, 1 TDS. If the patient does not respond to it, then we can go. आहिस्ता चलिए, आपको जल्दी जाने की है, लेकिन नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, मैं मेरी असल में आदत है ऐसे बोलने की। जी डॉक्टर देखिए, अब जैसे कि मैं भी कैप्सूल ट्रांसमिन एक मिनट बोल, आप जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, फिर चुप कर जाइए, फिर एग्जामिनर समझेगा आपके जवाब को सही या गलत, फिर उसके मुताबिक और पूछेगा, उसको मौका दीजिए। आप सॉरी नहीं बोलते जाइए। तो मैंने आपसे पूछा, अगर आप कंसल्टेंट होती तो इस पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट करती? तो चूंकि आपने 2-3 बार दोहराया, myomectomy इज द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल, तो मैंने उस पर कहा उनको छोड़ो, आप कंसल्टेंट इंचार्ज हैं, आप डिसाइडिंग डॉक्टर हैं, तो आप इस पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब करते? मुझे नहीं पता गाइडलाइन में क्या लिखा हो, मैं तो सिर्फ सिंपल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप इस पेशेंट का आप इंचार्ज हैं आज से, आप इसके लिए क्या करती? बोल दीजिए, मुझे बता दीजिए। डॉक्टर मैं कि यही बात हुई थी ना कि इसके मेडिकल ट्रीटमेंट इससे ले लिया था, तो अब जो है मैं इसके बाद मेरा प्लान तो मायोमेक्टमी का था, क्योंकि मेरे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं समझ आ रहा मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो जो डिसाइड किया है उन्होंने मायोमेक्टमी, यू एग्री विद दिस? यस डॉक्टर, आई एग्री विद इट। आपसे पूछा गया कि कोई और ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं अवेलेबल? बिकॉज ये जैसा यूट्रस का साइज है, मैं साथ साथ आपको एक्सक्लूड भी करती जाती हूँ। देखिए जैसे कि अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं डॉक्टर, देखिए हार्मोनल ट्रीटमेंट उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है डॉक्टर, इतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं है इसका, लाइक अराउंड। एक मिनट मोहतरमा, आपने एफसीपीएस का इम्तिहान देने जाना है, तो मैं दूसरी दफा आपको गाइड कर रहा हूँ कि सवाल का जवाब दीजिए, फिर चुप कर जाइए, ताकि एग्जामिनर को आपका जवाब समझ के फिर आगे पूछने का मौका मिले। आप एक जवाब देती है मेडिकल ट्रीटमेंट 3 महीने के लिए, ये वो, फिर आगे बोलती ही जा रही हैं। मैं तो सिंपल सा सवाल आपसे पूछा कि आपने कहा ये दाखिल हुई है मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके लिए आप मायोमेक्टमी इज द ओनली आंसर, आपका यहाँ था। तो मैंने कहा उनको भूल जाइए, उन्होंने क्या कहा, मेडिकल या मायोमेक्टमी इज द ओनली आंसर। आप क्या करती है इस पेशेंट के लिए? मैं तो सिंपल सा पूछा आपसे। आप एक मिनट, आप कह दीजिए कि आपको मायोमेक्टमी से इत्तेफाक है या नहीं इत्तेफाक? अच्छा। बोल दीजिए। जी डॉक्टर, मुझे इत्तेफाक है। इत्तेफाक है। तो आपके नज़र में जो किताब में लिखी हुई 2-4 और ऑप्शंस हैं, वो इसके लिए अवेलेबल नहीं है? डॉक्टर मैं आपको स्टार्टिंग से शायद मैं अपना परसेप्शन, मैं इस पर इत्तेफाक कर रही हूँ, मैं नहीं हो पा रही। मैं आपको भी एक्सक्लूड करके बताती हूँ ना कि जो है मैं प्रोजेस्टेरॉन अगर देती हूँ इसको या ओसीपी देती हूँ, उसका सिर्फ 47% है।
प्रोजेस्ट्रोजन इसको आप ना देती, क्योंकि उसका सक्सेस रेट कम है, ये कह रही हैं आप? जी डॉक्टर, मैं ये कह रही थी। ये इस वजह से ना देती। नहीं, मैं इसको इनिशियली इसको स्टार्ट कराऊं, मैं इसमें ना जितना मेरी नॉलेज थी, जो मैंने डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें ये बोला था कि इतना अच्छा सक्सेस रेट नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप एक डेफिनेटिव मैनेजमेंट पे जाएं। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल डॉक्टर से आपसे डिस्कस करूं कि क्या ये मेरा परसेप्शन सही है कि हार्मोनल्स जो हैं, अगर कोई ये फाइब्रॉइड्स ना होते, कोई पैथोलॉजी है ये, और वो भी 14 to 16 वीक साइज है, ठीक। तो इसके आप, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, आप जब यहाँ से जाएं, जल्दी में बेटी को स्कूल छोड़ के आएं, तो फिर फाइब्रॉइड का चैप्टर उसके ट्रीटमेंट से शुरू कीजिए, वो पढ़ लीजिए, ताकि आपको मेरे सवालों के जवाब बेहतर देने का मौका मिल जाए। जी डॉक्टर। क्योंकि जहाँ से आप शुरू हो रही हैं, मायोमेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, वो चॉइसेस हैं, बट दे आर नॉट द फर्स्ट चॉइसेस, दे आर नॉट द फर्स्ट चॉइसेस। तो आपको जाके पढ़ना चाहिए। जब आपको पता था कि ये फाइब्रॉइड का केस है, तो आपको रात को ही पढ़ के आना चाहिए था। यू शुड हैव बीन विद तो मैंने इट। पढ़ा था। तो फिर नहीं पढ़ा ना आपने, आप तो नाम ही नहीं ले रही। ये इसका क्या यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन हो सकती है? डॉक्टर मैंने तो सीधा अप टू सवाल 7 टू मैंने नो सीधा सवाल डॉक्टर, क्योंकि वो आप नो डॉक्टर हाँ? अप टू 8 सेंट नहीं डॉक्टर, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कैसे होगी? वो तो अप टू 8 सेंटीमीटर तक का होता है। अच्छा, उसके बड़ा हो तो फिर नहीं होता। नहीं डॉक्टर, अप टू 8 सेंटीमीटर तक होता है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, उससे बड़े नहीं। फिर दूसरी बात, आपने प्रोजेस्ट्रोजन का जिक्र किया, इसको जीएनआरएच एनालॉग लग सकते हैं? डॉक्टर वो तो हम लोग सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स में हम लोग तो जेनर देते हैं। तो इस आपसे तभी रिक्वेस्ट की थी, हम लोग नहीं, अच्छा जाके किताब पढ़िए, उसमें जो ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं फाइब्रॉइड के, वो पढ़िए। क्या उसमें जीएनआरएच एनालॉग लिखा हुआ है? जी डॉक्टर, उसमें है क्या, आप इनिशियली आप जीएनआर देंगे, वो साइज श्रिंक करेगा, और श्रिंक नहीं, करने के बाद फिर आप जो है मायोमेक्टमी, बिकॉज इट विल मेक ये द सर्जरी इजी। करने के बाद जरूरी नहीं मायोमेक्टमी करे, अगर उसकी सिम्टम्स, ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, नॉट सब म्यूकस जी फाइब्रॉइड, जी जी डॉक्टर। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, ग्रोइंग इनटू सब सीरस साइड। तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट पेशेंट को भी है, सर्जन को भी। क्या किताब में ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये जी मुझे डॉक्टर बता लिखा दीजिए। हुआ है, बट हम गवर्नमेंट सेटअप में बात ये है कि नहीं, इट्स गवर्नमेंट नॉट का, अवेलेबल, इतना देखिए, एक्सपेंसिव होता है। एक एक मिनट सुन लीजिए, गवर्नमेंट का सेटअप की बात ही नहीं हो रही। आप जब एफसीपीएस के इम्तिहान में जाते हैं, आपका मरीज बिल्कुल, जैसे किताब में आपने लफ्ज गाइडलाइन भी एक दफा इस्तेमाल किया, जो जी लिखी हुई बातें जी हैं उसके मुताबिक होगा, इसके मुताबिक नहीं होगा। कि वो गरीब मरीज है तो उसके ये कर दो, वो अमीर होता तो मैं ये करती, ऐसा नहीं जवाब देते। जी डॉक्टर। ऐसा नहीं जवाब देते कि गवर्नमेंट सेटअप में तो ये, गवर्नमेंट सेटअप नहीं। इम्तिहान में तो मरीज जो है उसका परफेक्ट किताब के मुताबिक या गाइडलाइन के मुताबिक आपने इलाज करना होता है। जी डॉक्टर। तो आपने चूंकि 3-4 दफा दोहरा दिया, मायोमेक्टमी इज द ओनली आंसर, मायोमेक्टमी इज द ओनली आंसर। तो आपने मुझे पुश किया इनटू आस्किंग दीज क्वेश्चंस, into these मैंने एक्स्ट्रा questions। बोल दिया। जीएनआरएच लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, उसका यूएई हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसका, और मतलब ये आपने मुझे मजबूर किया मैं पूछूं, मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसे सवाल पूछने का आपसे। अच्छा तो इसलिए सॉरी जो डॉक्टर, आपसे मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, मुझ से निकल गया। आज का आप घर ले जाइए टिप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि इम्तिहान में जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, फिर चुप कीजिए, जी डॉक्टर। फिर आपकी पॉसिबिलिटी पास होने की होती है। अगर आपके जवाब देके और आगे खुद ही चलते जाए, तो वो एग्जामिनर समझता है ये उसको तो सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने, और खामखा आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है। तो हम वापस चले जाते हैं अब
ये पेशेंट है जिसका फाइब्रॉइड है 14 to 16 वीक्स, जी और वो उसको शी इज 31 years of age, as you said, para 3, और तो फिर आप इसके लिए क्या करती हैं? अब मैं फिर शुरू से बेसलाइन जी से डॉक्टर। करता हूँ। अब मैं भूल जी गया कि आप अब तक हमारा क्या डायलॉग हुआ, बताइए डॉक्टर, आप हम इस लोग ना जी जी। इसके अंदर असल में वही बात थी कि हमने इसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया था। ठीक है, कौन मेडिकल सा ट्रीटमेंट मेडिकल? पे हमारी बात होगी। ये नहीं मेडिकल देखिए, इनिशियली वी विल स्टार्ट विद द मेडिकल ट्रीटमेंट दैट का इज मेडिकल, ट्रांएक्जिमिक बताइए एसिड, नॉन बताइए हार्मोनल तो जो होता है सही जिसपे जी। कैप्स कौन से मेडिकल आपने कैप कहा? इसको ट्रांसमीन और एनएस एंड दे एंड दिए। एंड सेट्स हाँ देंगे। हाँ, तो मुझे फिर मुझे खींच के आप ला रही हैं, क्या करती हैं आप? मुझे जी बताइए जी ट्रांसमीन का सक्सेस रेट क्या है डॉक्टर, इसका इन ट्रीटमेंट का? 57% है। हाँ, 57 50 57% है ट्रांएक्जिमिक क्लोज एसिड। टू इट, क्लोज टू इट, यस। और यस तो फिर वो तो 100% सक्सेस नहीं है उसका नाम। तो अगर जी, उस ट्रांसमीन से कामयाब नहीं होती आप, तो फिर व्हाट इज द नेक्स्ट? और वो फिर हम ट्रांसमीन साथ में ब्लीडिंग का इलाज है, हम्म, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, फाइब्रॉइड का तो इलाज ही नहीं है। अच्छा चले जी। आगे चले जी। उसके बाद फिर मैं एनसेड्स, फिर दूसरा होता है कि हम एनसेड्स भी दे दें साथ ही, क्योंकि उससे 24% रिडक्शन होता है। रिडक्शन ऑफ 20 ब्लीडिंग, रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग होगी, सिर्फ ब्लीडिंग। जो दे दिए चलो हो गया फिर। 2 दे दिए, सही है। वो तो इसके बाद जी, फिर हम जो सेकंड पे आते हैं, फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट आता है, जिसके अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, प्रोजेस्टेरोन पिल्स हैं। इसके अंदर जो है इसमें 47% रिजल्ट है। आप मुझे बता रही हैं कि आपने रात हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पढ़ा, फाइब्रॉइड नहीं जी पढ़ा। आप ये सारी बातें जो है इसी ऑर्डर में लिखी हुई हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के चैप्टर में, हाँ, जो आप पेशेंट बोल को रहे तो कंप्लेन थी, हैं। एचएमबी की कंप्लेन थी। हाँ, एचएमबी की कंप्लेन तो थी ना डॉक्टर। हाँ, वो उसकी कंप्लेंट थी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और आपने एग्जामिन किया तो 14 to 16 वीक साइज का फाइब्रॉइड निकला है। जी ये है, ये आपने मुझे बताया। जी। तो डॉक्टर अब देखिए ना, आपने जब कॉज निकाला, हाँ, वो जो बातें आप जी, कह रही हैं कॉज है हैवी, फाइब्रॉइड है ना इसका। तो वो जो बातें जिस ऑर्डर में आप कह रही हैं वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विदाउट एनी डिटेक्टेबल कॉज। कॉज तो कोई होगी लेकिन हम डिटेक्ट नहीं कर सकते उसको, तो जी इसलिए वो उस ऑर्डर में वो बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ तो कॉज देखिए निकल, यहाँ तो कॉज लेकिन निकल है फाइब्रॉइड, 16 वीक साइज फाइब्रॉइड का लार्ज साइज फाइब्रॉइड समझा जाता है। तो अब हम उससे हटके फाइब्रॉइड के चैप्टर में जो मैनेजमेंट लिखी हुई है, ये सिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड है, जी इट इज कॉजिंग हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उसका जो फिर ट्रीटमेंट जो लिखा हुआ प्लान लिखा हुआ है वो आप बोलेंगी। उसमें फिर पॉसिबिलिटीज इसमें ये हैं कि लार्ज फाइब्रॉइड है 14-16 वीक साइज, ये अल्फाज बोलिए। हेंस ओके the choices are medical treatment versus surgical treatment. Medical treatment in analogs और एवन डायनाजोल, वो भी थोड़ा रिड्यूस कर देता है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट है इसके फाइब्रॉइड के। लेकिन उसके साथ फिर वो जो कहने वाली थी मुझे कंट्राडिक्ट करने के लिए कि वो तो लॉन्ग टर्म फायदा ही नहीं, वो तो 3 से 6 महीने का होता है वगैरह वगैरह, आप इस तरह से बोलती। फिर आते हम ये अल्फाज सुनने के बाद फिर आते मायोमेक्टमी पे। फिर मायोमेक्टमी की डिस्कशन होती, कैसे करती, क्या करती, लैप्रोस्कोपिकली करती, ओपन करती, क्या। फिर आप सही चलती रहती, पास हो जाती, लेकिन आप तो रास्ते में ही गुम हो गए। तो सारा बीबी, आज का मेरे लिए आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है, मेक इट हैव। आपने कहा भी मुझे ज़्यादा बात करने की आदत है, खुद ही बोली आप। तो आपके लिए ये सजेशन है, जो सुन रहे हैं बाकी के उन सब के लिए भी ये सजेशन है, जब इम्तिहान में आपसे कोई सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए और फिर चुप कर जाइए। मेरा
इंग्लैंड में प्रोफेसर था, प्रोफेसर लास्ट, उसकी एनाटॉमी की किताब शायद आप में से किसी ने देखी हो, आरजे लास्ट, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। वो मेरे बहुत ही मेहरबान थे जब मैं वहाँ था इंग्लैंड में। तो आई वेंट टू हिज फ्लैट मैनी टाइम्स। मेरी उनके साथ और उनकी बीवी के साथ बहुत दोस्ती। वो पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद करते थे, तो वो नस्वार लेते थे, उनको पेशावर की नस्वार बड़ी पसंद। खैर, तो वो आज लास्ट कहा करते थे कि सवाल का जवाब दो, then shut up and look into the eyes of the winner and say what more। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, सवाल का जवाब पूरा देके खत्म, ताकि एग्जामिनर एक और सवाल पूछे, एक और सवाल पूछे। जितने सवालों के जवाब आप देंगे उतने ही आपका क्रेडिट बढ़ता जाएगा। अगर आप एक ही सवाल को खुद ही लटका पूरे कर दिए तो एग्जामिनर डजंट गो होम हैप्पी एंड यू आल्सो कम बैक अनहैप्पी। तो आज का चाहे आप ये बाकी जो सुन रहे हैं वो समझें कि ये क्या एक ही पॉइंट पे हमारा टाइम कर रहा है और फाइब्रेट डिस्कस ही नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात निकल आई। सारा थैंक यू फॉर दैट कि आप सवाल का जवाब देके चुप कर जाइए बस। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तभी तो मुझे था कि बस मैं डॉक्टर को तो प्रेजेंट करूं, सबसे मोस्ट सीनियर बंदा, तो वही हमें सही वाले टिप्स देंगे। मुझे अच्छा लगा कि ये पॉइंट निकला है, चूंकि ये डिफिकल्टी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होती है। वो मे भी कुड भी लगा के इधर उधर और घूमते रहते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं। 15 मिनट है आपके पास, उसमें आपने मैक्सिमम सवालों का जवाब देना है, और जो मैक्सिमम सवालों का जवाब देगा वो पास हो जाता है, उसके 6 नंबर आ जाते हैं। जो पहले दूसरे सवाल को ही रगड़ता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, तो वो नहीं पास होता है। तो सेव योर टाइम, सेव योर टाइम। तो जो कहा जाए उसको। अब हम आज की 2 प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, दोनों को अलग-अलग मैं चाहूंगा मैं डिस्कस करूंगा आपसे। जी जी। तो पहली प्रॉब्लम तो जो मुझे बताया गया, वही पहली बात तो ये है कि मुझे जो समरी दी गई वो इनकम्प्लीट थी। समरी को अच्छा बनाना सीखिए। मसलन इन्होंने जो समरी मुझे भेजी सारा बीबी ने, ना उसमें पेशेंट की एज, ना उसमें ये फैक्ट कि उसके फाइब्रॉइड हैं, ना उसको ये फैक्ट कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला है, कुछ भी नहीं था। पेशेंट पैरा 3 कंप्लेन्स ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर 5 मंथ्स, ये था। मैंने एज बताई थी आपको। अब बताइए ना, जो मुझे फोन पे समरी मिली उसमें एज नहीं थी लिखी। अच्छा तो हाँ, तो ये बातें समराइज करना भी सीखिए आप। अब आप कागज पेंसिल लेके मेरी तरफ से ये मैंने छोटा सा ब्रीफ तैयार किया है फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसको प्लीज नोट कर लीजिए। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए पुराने ज़माने में तो मेनोरेजिया कहते थे उसको, अब टेक्निकली टर्मिनोलॉजी बदल गई है। अब हैवी मेंस्ट्रुअल, चूँकि ये ज़्यादा एक्सप्लेन करती है मेनोरेजिया, क्योंकि मेनोरेजिया की शर्त होती थी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ हैवी ब्लीडिंग। जब हम हैवी ब्लीडिंग कहते हैं अब उसमें ये शर्त नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और आपको पता है हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उसको कहेंगे जो नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग। नॉर्मल मेंसेस में 60 to 80 मिलीलीटर लॉस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है मेजर करने का कि वो 80 से 100 हो गया है या 150 हो गया है। सिर्फ वो कि जी पेशेंट कहता है कि पहले मैं इतने पैड बदलता था, अब मैं इतने बदलता हूँ, या क्लॉट्स आते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्टिव व्यू हमारे पास नहीं है। सब्जेक्टिव है मेजरमेंट कि मरीज खुद ही कहता है कि मेरे हैवी मेंसेस है। लेकिन हमारे पास जो टेस्ट आप एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, उसका अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग शी नीड्स ट्रीटमेंट। अब इसकी प्रिवेलेंस इतनी है कि नियरली 1/3 ऑफ women sometime in their life have heavy menstrual bleeding। और
is more common between 30 and 50. और तो इस एज ग्रुप में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉमन। जब आएगा तो आपने ये नोट्स ले रहे हैं तो ये पॉइंट्स जरूर हाईलाइट करने हैं इम्तिहान में कि उसकी हिस्ट्री में कोई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अलावा इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट क्वार्टर ब्लीडिंग कोई है कि नहीं है। क्योंकि अगर intermenstrual bleeding, postpartum bleeding, with possibly there is a local cause. It could. इको आ रहा है, हम लोग को ऑफ करके ऑन करना है वापस से। क्या जी मेरे आवाज में इको आ रहा है, हम लोग ज्वाइन वापस रीजॉइन कर रहे हैं सब। जी करिए बिल्कुल। हो गई। चले मैं बात कर रहा था कि एनी अदर देन ब्लीडिंग कोई और ब्लीडिंग है कि नहीं, फिर कोई लोकल सिम्टम, पेन, कोई मतलब इन्फेक्शन या उस तरह की बात को रूल आउट करने के लोकल सिम्टम्स ये पूछिए। थायराइड के फंक्शन की एबनॉर्मलिटी जरूर हाईलाइट कीजिए इम्तिहान में। बिल्कुल उसी तरह कोएगुलेशन पूछिए कि आपके फैमिली में या आपको कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर तो नहीं। वो एक नाम ऐसे ही मेरे माइंड में आ गया, विली ब्रांड टाइप। तो फिर तीसरा कि कंट्रासेप्शन यूज तो नहीं कर रही, क्योंकि इरेगुलर कंट्रासेप्टिव यूज में भी इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है या इवन हैवी हो जाती है। और मरीना भी एक चीज़ है जो बड़ी कॉमनली इंसर्ट की जाती है कि वो रखवाने के बाद तो नहीं ऐसा हो गया, हालांकि वो तो एक ट्रीटमेंट भी है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सो स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग एबनॉर्मल ब्लीडिंग, थायराइड, कोएगुलेशन डिसऑर्डर, यूज ऑफ कंट्रासेप्शन, ये 3-4 एरियाज के सवाल जरूर पूछिए। फिर जब आप सारे सवाल पूछ लेंगे, नियरली 50% हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के केसेस ऐसे होंगे जिनमें कोई वजह नहीं निकलेगी हिस्ट्री से, अनएक्सप्लेन्ड रहेंगे। और लेकिन बाकियों में हो सकता है छोटे छोटे फाइब्रॉइड हो, एडिनोमायोसिस हो, IUCD रखवाई हुई हो या थायराइड निकला है। ये 50% केसेस में वजह निकलती है, 50% में अनएक्सप्लेन्ड रहती है। लेकिन ये इसका ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से एनीमिया होता है विच अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसलिए उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का आपको ख्याल रखना। इन्वेस्टिगेशन में एक लंबी सी लिस्ट है, वो जो मैंने कॉजेज आपने के सामने नाम दिए 50% में, वो उनको पता करने के लिए हीमोग्लोबिन करेंगे, CBC, कोएगुलेशन प्रोफाइल करवाएंगे, थायराइड के टेस्ट करेंगे। और हमारे मुल्क में क्योंकि समीर कभी नहीं हुआ होता इम्तिहान में, वो भी करेंगे आप। और फिर अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल या TVS इज गुड इनफ टू फाइंड द लोकल कॉज फॉर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। आपको जरूरी नहीं है, मैंने लिखा है डू नॉट डू MRI, डू नॉट डू अननेसेसरी DNC और हिस्टोसर्पिंजोग्राफी और इवन हिस्टोस्कोपी हर एक में करने की जरूरत नहीं है। जहाँ आप सस्पेक्ट करते हैं कि पॉलिप है, वहाँ हिस्टोस्कोपी कीजिए। और इस तरह से तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और TVS पे ही इक्तफा कीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और जब ये निकल जाए, पहली बात तो आप रीएश्योर करते हैं, काउंसलिंग, कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। डॉक्टर सारा ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि ऐसे मरीज जो होते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के, उनमें मरीना रख दें तो 90% ठीक हो जाते हैं, ट्रांसअमीन से 60% ठीक हो जाते हैं, एनसेड से 50% ठीक हो जाते हैं और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल से 40% ठीक हो जाते हैं। ये फिगर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, आपको पता होना चाहिए कितने % में वो इफेक्टिव है। फिर जब ये नाम लेते हैं इम्तिहान में, ये मैंने नाम लिए जो आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं, एग्जामिनर फिर आपसे पूछता है ट्रांसअमीन दोगे तो हाउ डज इट वर्क,
मरीना, हाउ डज इट वर्क, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, और इसी तरह वो मेटॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, और ये इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए बड़ी ब्रीफली. Transamine works because it is anti-fibrinolytic. Marina works because it releases progesterone locally और local proliferation of endometrium को रोकता है. OCP भी इसी तरह proliferation को रोकती है. और मेटॉक्सीप्रोजेस्टेरोन जो है उसका लॉन्ग टर्म प्रोजेस्ट्रोजन इफेक्ट है. और फिर आ गया, अगर इनका सर्जिकल ट्रीटमेंट इन दवाइयों से ठीक नहीं होती है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो वी मूव ऑन टू सर्जिकल ट्रीटमेंट. ये मैं जिस ऑर्डर में बोल रहा हूँ, आपने हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट इसी ऑर्डर में बोलना है इम्तिहान में. ये ना कहिए सिविल हॉस्पिटल में ये नहीं है, ये नहीं है. आपने कहना है कि पहली चॉइस तो एंडोमेट्रियल एब्लेशन है. दूसरी, बट इफ द फैमिली कंप्लीट में ना, वो मतलब उसके हर एक की अपने अपने कंडीशंस है ना. आपके पेशेंट में पैरा 3 है कंप्लीट, जैसे पहला बोलना है एंडोमेट्रियल एब्लेशन, दूसरा बोलना है यूएई, तीसरा बोलना है मायोमेक्टमी, फिर बोलना है हिस्टेरेक्टमी. हिस्टेरेक्टमी को आपने बताना है कि आप वजाइनल करेंगे, एलएवीएच करेंगे, एब्डोमिनल करेंगे. ये 4 इस ऑर्डर में बोलने. सर्जिकल ट्रीटमेंट आपने पहले मेडिकल, फिर सर्जिकल. फिर जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये यंग पेशेंट होते हैं और पेरीमेनोपॉजल के करीब होते हैं, मैंने कहा 40 के पास ज़्यादा कॉमन, तो आपसे एक रूटीन सवाल, इसका जवाब आप तैयार करके जाइए. एक ना राइट लिखा किताब में लिखा हुआ है, ना लेफ्ट लिखा हुआ है. आपने अपना जवाब तैयार करके, रिहर्स करके, अपने साथी कोलीग जो तैयारी कर रहा है इम्तिहान की, उसको बताना है बार बार, ताकि इम्तिहान में विद कॉन्फिडेंस बताएं कि जी आप हिस्टेरेक्टमी करेंगे तो बायलैटरल ओफ्रेक्टमी करेंगे कि नहीं करेंगे. इसके दोनों जवाब हैं. आप ये भी कह सकती हैं मैं करूंगी कैंसर सर्विक्स, कैंसर ओवरी को बचाने के लिए. जो आप ये भी कह सकते हैं मैं नहीं करूंगी. जो भी कहना है रिहर्सल करके जाइए कि रूटीन हिस्टेरेक्टमी में बायलैटरल ओफ्रेक्टमी करेंगी तो कब करेंगी, नहीं करेंगी तो कब नहीं करेंगी. इसका जवाब आपके पास तैयार होना चाहिए. मैंने तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के मतलब फिर मैं दोहरा दूं वेरी ब्रीफली. मैंने सोचा था अच्छी डिस्कशन हो जाएगी, उसके ऊपर सुपरफ्लूस से ये कमेंट्स हैं, लेकिन फोकस योर एग्जामिनेशन. तो पहले मैं दोहरा देता हूँ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है. हिस्ट्री में इन 4-5 बातों का ज़रूर पूछना है आपने, और अनीमिया का जिक्र ज़रूर करना है. यहाँ तो 3 उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगे थे, तो लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नॉट द आंसर. और फिर इन्वेस्टिगेशन में खामखा एमआरआई ये वो ना डालिए. और फिर जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो क्या क्या दिया जा सकता है, और उसके वो हाउ डज इट वर्क. अगर वो नहीं तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट में एब्लेशन, यूएई, मायोमेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, या यहाँ पे अगर फाइब्रॉइड नहीं होगा तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट में यू कैन गो ऑन टू हिस्टेरेक्टमी. लीजिए, मैंने तो जो बताना था बता दिया. अब कोई आप सवाल. डॉक्टर मुझे बोलना था. डॉक्टर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव वन क्वेश्चन. जी डॉक्टर, मैं सारा बोल रही हूँ यहाँ. डॉक्टर जो बीएसओ वाली जो बात है ना, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट, वो कहते हैं कि आप जो है. अजय एक मिनट, मैंने खुद बोला कि इसके मतलब दोनों ही चलते हैं. आपने जो घर में रिहर्सल करके जाइए. जी घर में डॉक्टर, मैं बोलती हूँ एग्जामिनर साहब ने, मैंने कहीं और प्रेजेंट किया, उन्होंने बोला कि
आप जो है अगर 45 ईयर्स की पेशेंट है तो आप बीएसओ क्यों करें, मैंने कहा ताकि हम आगे कहीं ओवेरियन कैंसर का रिस्क को कम करने के, और अब वो 3 ईयर में खुद ही मेनोपॉज में चली जाएगी, तो इट्स बेटर कि मैं उसको बीएसओ करने की नहीं, 50 ईयर्स के बाद ही बीएसओ करना है, उससे पहले नहीं करना। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री होगी तो आप करेंगे, लेकिन मेरे पास जो मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिनर्स जो थे सीनियर्स, उन्होंने बोला नहीं, अगर पेशेंट अब 45 ईयर्स है, फैमिली कंप्लीट है, हम इसका बीएसओ करेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं करेंगे। ये बात इसीलिए कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने 2 एग्जामिनर रखे होते हैं ताकि एक की ओपिनियन पे ही ना चल जाता है। अगर ऐसी बात हो, वो कहती है कि नहीं 45 पे नहीं करेंगे, 50 और उसके बाद करेंगे, और दूसरी भी तो सुन रही है ना। जी जी, तो वो सुन रही है, तो इसलिए जब ऐसे पॉइंट ऑफ जो ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे किसी का इत्तेफाक नहीं है, ए भी ठीक है बी भी ठीक, तो वो जब फिर सारे बैठ के बात करते हैं, वो कहता है कि जी ये तो बायलैटरल फ्रैक्टमी करती है 45 में है, देखो तो दूसरा बोलता है कि नहीं मैडम, उसने अपनी आपको जो भी लाइन देनी है रिमूव करनी है तो उसकी सपोर्ट में 3 पॉइंट्स लेके जाइए। ओके अगर आप, तभी मैंने कहा ना घर पे रिहर्सल करके जाइए, घर पे रिहर्सल ताकि वहां पे जब जाएं आप तो आप कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट उसको डिफेंड कर सकें, जस्टिफाई कर सके हम लोग अपने आप को। जी, अगर आपने नहीं करनी उसके भी हक में काफी सारी आर्गुमेंट है, तो वो भी कर लीजिए। तो लेकिन you should be clear before going to the examination hall in such controversial points which side you are going to stand. जी डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मैं इसकी मैनेजमेंट पेशेंट को कैसे बताएंगे? आई विल काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग द डायग्नोसिस एंड टेल हर दैट द कॉज ऑफ द हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज ड्यू टू फाइब्रॉइड। Since the patient has not completed a family, our first option for the first management option is initially optimization of her hemoglobin and give her medical treatment like transamine and tranexamic acid and NSAID until the surgery occurs. And since a fibroid is more than 12 weeks, that is around 14 to 16 weeks size, so we start with the GnRH analogs followed by 3 months treatment of GnRH followed by myomectomy. यही बोलेंगे ना, बस यही है, और तो कुछ नहीं करेंगे। And we will also counsel her regarding the मैंने ही तो बोलने का मौका दे। सॉरी डॉक्टर, मुझे भी तो बोलने का मौका दो बाबा। लगता तुम्हारा खामन बहुत ही कमजोर है, तो बोलने ही नहीं देती किसी। जी डॉक्टर आप बोले, सॉरी डॉक्टर। बाबा जब आप मायोमेक्टमी कहोगे तो एक सवाल जो हर एक एग्जामिनर पूछेगा कि आप इसकी लेप्रोस्कोपिकली करोगे कि कन्वेंशनल मायोमेक्टमी, ये सवाल, इसका भी जवाब तैयार करके जाइए। ये ना कहिए कि सिविल अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी नहीं होती इसलिए मैं करूँ, ये जवाब नहीं है जी, ये जवाब नहीं। तो आप कहेंगे कि मैं तो इसकी लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करूँगा, वो कहेगा 14-16 वीक साइज कैसे निकालोगे, तो आप कहेंगे इसके मार्शलाइजेशन करेंगे, तो वो कहेगा उसके वो पढ़ के जाइए। एक अमेरिका में किसी का माइक खुला है क्या, तो इसी वजह से वो सार्कोमा हो गया, तो अब वो बैग में डाल के निकालते हैं। ये सारा पढ़ के जाइए आप प्लीज। तो अगर आप मतलब जो एग्जामिनर पूछे आपका जवाब ऐसा हो कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें, ठीक चले। और कोई पूछना? Sir, I have one question. In my exam, there was a case of dysfunctional uterine bleeding. There was no cause. Her endometrial biopsy and this endometrial thickness all were normal.
तो डॉक्टर ने मुझे, एग्जामिनर ने कहा कि हाउ विल यू मैनेज दिस केस. सो आई ये टोल्ड हर आई विल गिव दीज मेडिसिन्स, आई विल स्टार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स. But doctor failed me because I did not mention that. She told me if I am in place of you, I will do her DNC, and by DNC her problem will be resolved. So हाँ हाँ I was surprised how this, and because of बिल्कुल only बिल्कुल। this answer I was failed. So नहीं still नहीं, I am in चले grade वो rating. एग्जामिनर को माफ कर देते हैं हम। अ, सर ये मुझे मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज थी, और स्टिल, एंड इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट सर. आई केम फ्रॉम अदर कंट्री फॉर द एग्जाम and आप I failed शाइस्ता that जुबैर exam. हो? आप शाइस्ता Yes, sir. I जुबैर am हो? Shaista Zubair. Yes, sir. चलो शाइस्ता बीबी, ये आप सबके लिए। मेरे पास जब मरीज आते हैं ऑब्वियसली वो 2-4 गायनेकोलॉजिस्ट को पहले कंसल्ट कर चुके होते हैं, उनकी मोटी सी फाइल होती है, और मैं फलां के पास गई, उसने ये किया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ठीक किया, फलां ने गलत किया, ये ऐसी लंबी सी कहानी होती। तो लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ, मैं क्या बीबी बात सुनो, ये जो कल गुजर गया उसका तो ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, जो कल आने वाला है उसका हम दोनों कर सकते हैं। तो शायद अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो कल गुजर गया, वो उसको छोड़ दो, माफ कर दो। तो लेकिन हम अपना उसी सवाल का जवाब हमने कैसे देना है अब ड्राफ्ट कर सकते हैं, अब बना सकते हैं, ताकि आइंदा उसी तरह के सवाल पे आपके साथ ये हादसा ना हो। तो उसमें उस एग्जामिनर की पर्सनल ओपिनियन भारी थी। हालांकि जो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और DUB भी उसी में तकरीबन आ जाता है, वो उसमें जरूरी नहीं है कि आप पिपल करो, पिपल तो यूजलेस टेस्ट है, उसके ऊपर DNC ब्लाइंड भी यूजलेस है, और वो उसका DNC ब्लाइंड का पिकअप रेट जो है 70-80% है, हिस्टोस्कोपिक DNC का है 90% प्लस। तो इसलिए उसका ये कहना कि DNC से मरीज ठीक हो जाता है, ये कोई पुराने ज़माने का व्यू होगा, तो लेटेस्ट व्यू तो ये नहीं है कि DUB बायोप्सी से ठीक हो जाता है। तो आपने आइंदा ऐसा हो तो आप ये कहिए, मैडम बायोप्सी लेने के 3 तरीके हैं, एक पिपल, दूसरा ब्लाइंड DNC, तीसरा हिस्टोस्कोपिक, और इनमें से पहले 2 तो उनकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बहुत दूर है, सेंसिटिविटी बहुत कम है, 60-70% है, और हिस्टोस्कोपी की है 90% प्लस। इवन दैट इज ओनली डायग्नोस्टिक नॉट थेराप्यूटिक। ये जवाब देंगी, दूसरा एग्जामिनर पास खड़ा होता है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। आई एम सॉरी इफ इट हैपेंड टू यू, लेकिन I'm very sorry, sir. I gave her the options of investigations like DNC, PIPEL, and hysteroscopic biopsy, and I told hysteroscopic biopsy is gold standard, and I gave the rates of success rates of all methods. And after that, what method you will choose? So I will told her, okay, I will do her PIPEL because it is less invasive and it is easy to do. So she told me, no, if I am in your place, I will do her DNC because I want to treat her. So, sir, that was my 5th attempt, and now I am not able to go to Pakistan for this exam. There are so many crises here, sir. कहाँ से बोल रही हैं? Sir, I live in Qatar and I'm not able to appear in my exam. Sir, that was shocking news. And after that, I passed my Ops Viva with flying colors. एक मिनट शायद है, तो आप दोहा में बैठी होगी इस वक्त, तो खैर, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं पढ़ाया करता था लॉन्ग टाइम बैक, आई रिटायर्ड इन 98, कितने 22-23 रिटायर हुए भी, तो लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताया करता था कि जब आप पास करके हाउस जॉब करने जाओगे ना, देयर इज अ गुड चांस कि आपकी रजिस्ट्रार से लड़ाई हो जाएगी।
चूंकि रजिस्ट्रार डालता है रोब, आप पर नए नए MBBS हुए तो आप किसी के रोब में आते नहीं, तो वो आपको कोई काम कहता है इरेंट जॉब कि मुझे चाय बना के दो, आप कहते हैं शट अप, हु आर यू, आई डोंट मेक टी इवन फॉर माय हस्बैंड, व्हाई शुड आई मेक इट फॉर यू। तो इस तरह की डायलॉग हो जाता है, वो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल कर देता है। वार्ड में मैं बार बार समझाया करता था, पहले तो लड़ो ना, बेहतर तो ये होता है कि लड़ाई ना लड़ो, लेकिन दूसरी बात आपको समझाने के लिए कि आप उसकी वजह से अपना करियर ना बदल लो, उसका तो नुकसान ही कोई ना हुआ, आपका नुकसान है, का फ्यूचर तबाह हो गया। इसलिए अगर आपको ऐसा एग्जामिनर मिला, उसकी वजह से FCPS मत छोड़ दो, उसकी वजह से मत छोड़ जाओ, कम बैक, डू इट, यू विल पास इंशाल्लाह, और वंस यू पास यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। तो ये होता है कि कभी कभी किसी एग्जामिनर के साथ थोड़ा सा लगता है कि ये ज्यादती कर रहा है मेरे साथ। तो मैं आपको बताऊं, मैं जब FRS का पार्ट 1 देने गया तो ये सितंबर 65 वॉर की हुई थी, तो उसके फौरन बाद मैं जाके बैठा फिजियोलॉजी के वाइवे में, तो एक एग्जामिनर मुझे कहता है, डॉक्टर कैन वेयर डू कम फ्रॉम, मैं कहा पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक ऑफ कश्मीर, मैं चुप, यस व्हाट डू यू थिंक ऑफ कश्मीर, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं चुप। जब तीसरी दफा उसने पूछा मैं चुप, तो मेरे को दूसरा एग्जामिनर कहने लगा, आस्क हिम फिजियोलॉजी, इट सीम्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर। मैं सोचा मैं कश्मीर डिस्कस करूंगा तो फिजियोलॉजी में से कैसे पास करूंगा मैं, तो इसलिए वहाँ दूसरा एग्जामिनर इसीलिए होता है। आपको शाइस्ता बीबी, प्लीज डू कम बैक एंड अपीयर, आप अपना करियर ना इधर उधर करो उसकी वजह से, और you will pass. I wish you good luck. जी. Sir, thank okay. you very much for your kind words. But sir, after that, I went to controller and I explained my case, and he told, okay, we will call the panel and we will see and we will resolve your problem. After that, I had COVID in Karachi in Pakistan, and I went in such a terrible situation, and I was 2 times my flight cancelled because of my COVID positive test. And after that, now I am not able to appear because here's flight restrictions. And that was my 5th viva, doctor. How can I forget this? And in ops, I passed with 75%. And I always regret what happened to me, where I was wrong. So, sir, there is no right how to pass this exam. जिंदगी में बहुत सारे मुकाम आते हैं जब आपको लगता है आपसे ज्यादती हो गई, आपसे ज्यादती हो गई, कैसे भूले आप। मुझे बेशुमार मुकाम ऐसे आए जहाँ पे ऐसा ही लगा, लेकिन ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए आपके अपने हाथ में है, अपनी ज़िंदगी है, किसी की वजह से मत इसको आपको बहुत सारे ऐसे मिलते हैं इंसान जो आपको अननेसेसरीली हरास करते हैं, अननेसेसरीली अब्यूज़ करते हैं, और लेकिन कीप योर imagination, you're working, your destination state, अपना डेस्टिनेशन को सीधा रखो। कोई बात नहीं, अगर वो 5वां था तो मेरे पास कराची की बजाय लाहौर आती तो हम आपको हफ्ता 2 हफ्ते में बिल्कुल तैयार कर देते। अगली दफा ऐसा मसला हो तो आ जाना। Thank you very much, sir, for your supporting words. Thank you, so kind of you. Anybody else? चले फिर 10:30 हो गए, अगर कोई और सवाल नहीं। Sarah, thank you very much, and Shaista. Thank you so much. Sorry for interruption for you. सर क्वेश्चन है सर, जब भी एक सब फर्टिलिटी का केस होता है हमारे पास, इफ वी फाउंड अ कॉज अदर देन द पीसीओएस, हमें पता है उसका साइकिल रेगुलर है और उसकी कोई ऐसी हाइपर एंड्रोजिनिज्म की साइंस वगैरह नहीं है, तो डज वी आस्क FSH LH रेशियो इन द इन्वेस्टिगेशंस and AMH here.
FSH ये सारे सब फर्टाइल में सर मांगना है, ये बहुत बहस होती है, इस पे समझ नहीं आता। तो कहते हैं कि आपने काउंसिल तो करना है ना पेशेंट को, इन स्पाइट ऑफ द रेगुलर साइकिल्स यू हैव टू रूल आउट द कॉज फॉर सब फर्टिलिटी। तो आपने ये इन्वेस्टिगेशन में बेसिक मांगना है। अजीब मांगना है। मैं बताऊं, जब आप सारे इन्वेस्टिगेशन आर नंबर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नंबर 1 सीमन एनालिसिस, नंबर 2 कंफर्मेशन ऑफ ओवुलेशन, वो P4 है, FSH AMH है, वो एंट्रल फॉलिकल्स हैं, जो भी है, ये इनमें से कोई। और नंबर 3 इज पेटेंसी ऑफ द ट्यूब्स। ये करके फिर पेशेंट को काउंसिल करना है व्हाट ट्रीटमेंट। जनरली स्पीकिंग इम्तिहान में ये सारे टेस्ट ठीक होते हैं। तो फिर क्या करेंगे आप? तो चूंकि सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी कुछ महीनों सालों की होती है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे रीअश्योर करके घर भेज देंगे, वो तो लेस देन 2 years, 1 साल का उसी को करेंगे। लेकिन आप करेंगे कि जी मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी कि सारे टेस्ट ठीक हैं। नंबर 2, मैं कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, कंट्रोल्ड ओवेरियन COS, तो वो उसके लिए क्लोमिफेन सिट्रेट है, एरोमेटिस इनहिबिटर्स हैं, ये दूंगी। वो जैसे भी उनकी रिजीम है वो बताएंगे आप। 3 महीने वो दूंगी। 3 महीने में नहीं कुछ होगा तो फिर मैं उसको 3 IUI करूँगी। 3 IUI में कुछ नहीं होगा तो फिर 3 दफ़ा IVF करूँगी। ये एक इस तरह का प्रोटोकॉल बना लीजिए। ये ही सब फर्टिलिटी के लिए इम्तिहान में पेश कीजिए। ये उनका है जिनमें सब कॉजेज ठीक हैं। जहाँ कॉज निकले फिर ज़ाहिर है उसका कॉज का इलाज बताओगे। चले बस, चलो, थैंक यू ऑल, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। Thank you very much, sir.